नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सभी प्रवेश परीक्षाओं में अगले साल से डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशें होंगी लागू। प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के लिए फैसला। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तेज हुआ प्रचार। मुख्यमंत्री ने भाजपा अनुसूचित सम्मेलन में की शिरकत। आशा नौटियाल के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा लोक पर्व इगास बग्वाल। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक किया जा रहा कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्तरकाशी में यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। सांस्कृतिक विकास समारोह के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए देने समेत कई घोषणाएं। और देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लिया घटनास्थल का जायजा। हादसे में गई थी 6 की जान, 1 घायल। अब समाचार विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और इसे और मजबूत करने के लिए डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। कमेटी ने एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने और इन परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने से जुड़े कई सुझाव दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि अगले साल जनवरी के महीने से आयोजित होने वाली सभी प्रवेश परीक्षाओं में समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी राज्यों से भी अपील की है कि प्रवेश परीक्षाओं को 0 एरर के साथ कराने के लिए वो इन सिफारिशों को अपने राज्यों में लागू करें। देश में जनवरी महीने से नया एंट्रेंस का अगले साल के लिए सीरीज शुरू हो जाएगा। उस समय में पिछले साल की जो अनुभव आया था उसके ऊपर सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म अप्रोच लिया है। एनटीए को एक नया रूप में ले आने का रिकमेंडेशन राधाकृष्णन कमेटी की था। सुप्रीम कोर्ट की आदेश भी हुई था। इस आलेख पे कमेटी ने अपना रिपोर्ट इसी महीने में दे भी दिया है। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राज्यों की भी बहुत मदद आवश्यकता है। उसके बारे में मैंने सभी को अपील किया है। एग्जामिनेशन को, विशेष करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को 0 एरर तक ले जाना भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों की दायित्व है। हम एक टीम होके हमारी देश की बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काम मिलकर करेंगे। अब बात करते हैं केदारनाथ उपचुनाव की। आगामी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग जिले के सियालचौड़ में आयोजित भाजपा अनुसूचित सम्मेलन में पहुंचे और उपस्थित लोगों से भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि उपचुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। यहाँ एक तरफा कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आशा नौटियाल जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और उनको सब लोग जानते हैं। पिछले 2-3 दशक से लगातार इस क्षेत्र की सेवा कर रही हैं। बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ शुरू हुए हैं। आपदा के समय में यहाँ पर 800 करोड़ रुपए की लगभग योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उनकी घोषणाएं हुई, उन सबको धरातल पर उतरना है। बाबा केदार का धाम हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उनकी अगाध श्रद्धा और विश्वास है, आस्था है। वो धाम हमारा 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से लगातार आज दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। केदार घाटी के लोग, पूरी श्री केदार विधानसभा के लोग यहाँ के होने वाले विकास को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने केदारनाथ सोना प्रकरण, केदारनाथ मंदिर को दिल्ली में बनाए जाने और केदारनाथ यात्रा कुमाऊं डाइवर्ट कराने की अफवाहों को गलत ठहराया। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी यात्रा को लेकर भ्रम फैलाते हैं। आप स्वयं बताइए कि जो लोग बाबा केदार के दर्शन करने आएंगे उनको कोई कैसे कोई इधर उधर डाइवर्ट कर सकता है। और मेरे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये यात्रा लगातार बढ़ी है और इस बार भी जबकि 56 दिन
यात्रा कम हुई है आपदा के कारण से, कुछ तिथि लेट होने के कारण से। उसके बाद भी 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यहाँ के दर्शन किए। वहीं केदारनाथ उपचुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्वक ढंग से संपादित कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने आज अगस्त्यमुनि में कार्मिकों को दिए जा रहे ईवीएम के प्रशिक्षण का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित कराना है और अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता के साथ करना है, जिससे कोई भी त्रुटि न होने पाए। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने उपस्थित अधिकारियों और कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव को संपादित कराने में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई थी। इस उपचुनाव को भी कुशलता और आपसी समन्वय के साथ संपादित कराने में भी सभी का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या या परेशानी के लिए मास्टर ट्रेनरों से संपर्क कर उसका समाधान कर लिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले में डामटा के यमुना घाटी में क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में शिरकत की। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ढंग से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को लोक पर्व इगास बग्वाल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस समारोह के जरिए सराहनीय प्रयास किया है। राज्य सरकार इस तरह के प्रयासों को निरंतर प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और राज्य की समृद्ध परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि खेलों से संबंधित सुविधाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का गौरव मिला है। इससे राज्य में खेल गतिविधियों को नई ऊंचाई मिलेगी और राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को उजागर करने का बेहतर अवसर मिल सकेगा। इस प्रकार के समारोह, इस प्रकार के आयोजन हमारे सीमांत क्षेत्रों के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में और छोटे स्थानों से अनेक बड़ी प्रतिभाओं को जन्म देते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं कि खेलों के क्षेत्र में उनका विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए इस प्रकार के आयोजनों को हमारी सरकार भी प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दे रही है और इन आयोजनों को हर प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेल भी राज्य के अंदर आयोजित होने वाले हैं, जो हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ की खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यमुना घाटी के धार्मिक क्षेत्रों को विकसित कर श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट विकसित करने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत यमुना नदी के तटों पर विभिन्न प्रकार के घाट बनाकर विशेष आरती की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस तरह के प्रयासों से इस क्षेत्र में आजीविका के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि देने के साथ ही डांडा देवराना मेले को राजकीय मेले के कैलेंडर में शामिल करने और टीकरा टॉप में खेल मैदान और हेलीपैड का निर्माण कराने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डामटा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक संस्थान की आवश्यकता का आकलन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। आज पूरे प्रदेश में इगास बग्वाल का पर्व मनाया जा रहा है। इस लोक पर्व को जीवंत बनाए रखने के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर संस्कृत विभाग की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इगास बग्वाल मनाकर एक बड़ा संदेश दिया है। वहीं प्रवासी लोग भी अपने गांव में आकर इस लोक पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। ये जो इगास जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि अपनी बोली भाषा, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, उसको अपनी भाषा को बोलते हुए जो हमारे इगास के जो त्योहार है उसको बड़े धूमधाम के साथ अपने घरों में मनाएं। और संस्कृति विभाग की ओर से हमारी जितनी भी पारंपरिक वेशभूषा की जो टीमें हैं वो हर जगह स्थान पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे गई हुई हैं टीमें और बड़े उत्साह के साथ जो है मेले जो हमारे कौथिग हैं उनके माध्यम से भी और अपने घरों में भी वो जो इस त्योहार को इगास महापर्व को मना रही हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में इगास बग्वाल की खूब रौनक है। रात को भी मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। संपूर्ण उत्तराखंड में आज एक दीपावली मनाई जाती है जो 11 मुख्य दीपावली के 11 दिन बाद मनाने का उत्तराखंड में प्रचलन है। उसका भी आज पर्व मनाया जा रहा है। विशेष रूप से इस वर्ष 2024 की जो
यात्रा है, उस यात्रा काल का प्रायः वो यात्रा काल समापन की ओर अग्रसर है और हम सद्भाग्यवान हैं कि हमें इस यात्रा काल को और निर्बाध और निर्विघ्न रूप से संपूर्ण करने का अवसर मिला। वहीं इगास पर्व की अनुपम छटा जौनसार बावर में भी देखने को मिली। यहाँ भी बोहरी, डिमऊ, कोटा, गडौल आदि गांव में धूमधाम से इगास मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और मंदिर में देव दर्शन कर मन्नत मांगी। ग्रामीणों का कहना है कि परशुराम मंदिर में हर साल श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान उत्तराखंड के व्यंजन बनाने के साथ ही चिवड़ा, अखरोट आदि एक दूसरे को दिया जाता है। वहीं जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पारंपरिक ढोल दमाऊ थाप पर लोक नृत्य किया जाता है। ग्रामीणों की माने तो लोक पर्व के जरिए युवाओं और प्रवासियों को पौराणिक त्योहार, परंपराओं और संस्कृति से रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने में कुछ हद तक रोक लग सके और प्रदेश की संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। परशुराम महाराज जी का भंडारी भी डिमऊ में परशुराम महाराज जी का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। सबसे पहला जौनसार बावर का पहला मंदिर डिमऊ में है, विराजमान महाराज। तो महाराज जी की जन्मोत्सव माना जाता है। एकादशी जो होती है नवंबर में, विशेषकर एकादशी के दिन जो है ग्यास मेला लगता है। रेणुका जी में इनका बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेला लगता है। तो बहुत सदियों से जो है हमारे यहाँ जो है परशुराम महाराज जी का जो मंदिर है, इस उपलक्ष्य में जो ग्यास पर्व मनाया जाता है। ऐसे हर साल हम प्रोग्राम करते हैं, जिसमें जो है बहुत दूर दराज से, हिमाचल से भी और गढ़वाल से भी जो है और सभी जौनसार बाव से नामी कलाकारों को जो इन्वॉल्व किया जाता है। और एक हमारे नवयुवक मंगल दल का एक उद्देश्य रहता है कि कम से कम हर प्रोग्राम में हम 3-4 लोग जो है 4-5 लोग जौनसार बावर में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हम सम्मानित करते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं तो उनको, जैसे इस बार हमने कम से कम 4-5 लोगों को चयनित किया है। तो नवयुवक मंगल दल का अपना उद्देश्य है, ये है जो ग्यास का वो लगता है भाई जी, ये परशुराम महारेणुका के उपलक्ष्य में लगता है, कार्तिक महीने में लगता है जी। तो हमारे यहाँ जो ग्राम डिमऊ का स्नान जो रेणुका पे जाता है जी, वो मतलब तीसरे या 5वें साल जाता है। और इसमें मतलब हमारे पूरे गांव का या 4 गांव का हमारा जो बनता है जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम बनता है, उसमें मतलब हम सभी नए लड़के उसमें भागीदारी लेते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देर रात देहरादून के ONGC चौक के पास भीषण सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक मौके पर एक कंटेनर और एक इनोवा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निजी हॉस्पिटल में भर्ती घायल के परिजनों और डॉक्टरों से मुलाकात कर हाल जाना। इसके बाद SSP ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह ओवर स्पीड मानी जा रही है, हालांकि मामले की जांच की जा रही है। बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ और कोलागढ़ चौक पर एक ट्रॉला जो क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी जो जिसमें 7 बच्चे सवार थे और इसमें सभी 20 से 22 साल 24 साल की उम्र के थे और गाड़ी थोड़ा सा ओवर स्पीड होने के कारण जो ट्रॉले के साइड में लगने के बाद जो देखा गया घटनास्थल पर और उसकी छत जो है पूरी स्पीड होने के कारण उड़ गई, जिससे हेड इंजरीज मोस्टली लोग को आई, जिससे मौके पर 6 लोग की डेथ हो गई। बाकी गाड़ी इसके बाद फिर एक पेड़ पर जाकर टकराती है, जिससे और ज़्यादा डैमेज गाड़ी और इसमें जो बैठे बच्चे थे उनको हुआ है। एक इसमें जो घायल था
वो सीरियस इंजर्ड था, उसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी जो देखने के बाद डॉक्टर से बात हुई है उसमें हेड इंजरीज हैं लेकिन खतरे से बाहर बताया, और अभी मुझे लगता है कि जो सर्जरी वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद और ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स जो सीरियस रहता है उसको डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखा है, लेकिन अभी ठीक है। बाकी 6 लोग हैं जो उनके बारे में जानकारी मिली कि आपस में लोग मित्र थे और एक राइड पर बाहर निकले थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रत्यक्षदर्शी 1-2 लोग मिले रात को बताया कि गाड़ी कुछ ओवर स्पीड थी, कुछ का कहना है कि जो गाड़ी का निरीक्षण किया कि कहीं बोतल पानी की जैसे फंस जाती, कहीं पर ब्रेक नहीं लगते, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये हादसा हुआ है। तो अब ये टेक्निकल मुआयना और सारी चीज़ें हम कराएंगे और कोशिश कर रहे हैं इस पूरे हादसे को जानने के लिए भी कि क्या कारण रहे होंगे जिससे इतना भीषण हादसा हुआ, दुखद इंसिडेंट हुआ है। गौरतलब है कि देर रात ओएचजीसी चौक पर हुए इस हादसे में इनोवा के परखच्चे उड़ गए। चालक कंटेनर छोड़कर मौके से भाग गया। उक्त कंटेनर किशन नगर चौक की ओर से आ रहा था, जबकि इनोवा बल्लभपुर चौक की ओर से देहरादून की ओर आ रही थी। किशन नगर चौक के पास कंटेनर की क्रॉसिंग के दौरान इनोवा वाहन चालक स्पीड से अंदाजा नहीं लगा पाया और जल्दबाजी में इनोवा वाहन क्रॉसिंग के दौरान कंटेनर के पिछले हिस्से से टकरा गई। प्रथम दृष्टया हादसे की वजह ओवर स्पीडिंग मानी जा रही है और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता आशीष रमोला। आशीष, बात अगर करें ओवर स्पीडिंग की तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं राजधानी में। ऐसे में ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। अब लंबे समय की बात करी जाए तो ओवर स्पीडिंग के कई मामले जो है वो यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। लगातार पुलिस और परिवहन विभाग दोनों ही में जो है वो यहाँ पे जो है चेकिंग के अभियान यहाँ पे समय समय पे चलाए जाते हैं। जितने भी कोई शिक्षण संस्थान है हमेशा ये देखा जाता है रैश ड्राइविंग ओवर स्पीडिंग के जो मामले हैं उसमें जो युवा है वो सबसे अधिकतर यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो निजी कॉलेज के जो छात्र है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं, रैश ड्राइविंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए समय समय पे परिवहन विभाग और जो पुलिस विभाग है समय समय पे अभियान यहाँ पे चलाते हैं। लेकिन अभी इसके बाद देखा जाए चाहे लोगों को कितना यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है, स्लोगन के माध्यम से कराया जा रहा है, बैनर पोस्टर के माध्यम से कराया जा रहा है, जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सभी माध्यमों से यहाँ से जो है वो सचेत किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब प्रशासन की भी एक यही अपील है कि किस तरीके से आशीष, आप काफी समय से इस बीच पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर बात करें इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की तो क्या कल जैसा दर्दनाक हादसा आपने पहले भी कभी देखा है? बिल्कुल, ये तो कल 1:30 बजे की जो रात की घटना थी, इस घटना ने जो है सबको झंझोड़ कर रख दिया है। क्योंकि जिस तरीके से जो घटना यहाँ पे देखी गई है आज तक अगर बात करी जाए तो देहरादून में कभी इस तरीके की एक्सीडेंट कभी नहीं देखा गया था। जिस तरीके से गाड़ी के जो परखच्चे उड़ गए, जिस तरीके से यहाँ पे हालात जो थे काफी व्यतीत करने वाली जो तस्वीरें थी वो काफी भयभीत करने वाली थी। इस तरीके की जो घटना थी वो पहली बार देखी गई है। अमूमन ये देखा गया जो ये एज ग्रुप की अगर बात करी जाए तो 19 से लेकर 25 साल के जो एज ग्रुप थे, इस तरीके से ये जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ ये काफी भयावह था। जो तस्वीरें सामने पे निकल के आई सबको झंझोड़ने वाली थी, तो ये काफी भयानक यहाँ पे हादसा देखने आशीष, 6 युवक युवतियों की मौत हुई है और एक युवक फिलहाल घायल है। तो फिलहाल घायल युवक की कैसी हालत है? क्या वो खतरे से पूरी तरह से बाहर है? बिल्कुल, जब अगर बात करी जाए तो 6 की जो है वो यहाँ मौके पर ही मौत हो चुकी थी और जो 7वां जो घायल है वो निजी अस्पताल में यहाँ पे है। जब हमारी बातचीत यहाँ पे हुई तो वो जो खतरे से थोड़ा बाहर बताया जा रहा है, लेकिन सिचुएशन जो है वो काफी क्रिटिकल है। क्योंकि जिस तरीके से पूरी वारदात यहाँ पे हुई थी, जिस तरीके से एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, 6 लोग ऑन स्पॉट यहाँ पे जो है खत्म हुए थे और उसकी जो है अभी तबियत जो है वो थोड़ा खतरे से बाहर है, थोड़ी क्रिटिकल बनी हुई है, काफी छोटे यहाँ पे आई है। अब यही है सब यहाँ पे आशीष, अगर बात करेंगे ओवर स्पीडिंग के मामले की तो पिछले 1 साल में अगर बात करें तो देहरादून में क्या कुछ आंकड़े हैं ओवर स्पीडिंग के कारण दुर्घटना की? देखिए, अगर लगातार ओवर स्पीडिंग के मामले जो है वो इस वक्त तो यहाँ पे नहीं आए हैं। लगातार अगर हम बात कर जाए इस साल की अगर बात कर जाए तो हमारी नॉलेज में अगर मोटा जो है वो अगर मई की बात करी जाए तो 4 मई को 5 छात्रों की मौत हुई थी। वो भी अगर बात करी जाए तो रात की ही घटना थी। उसमें जो है निजी कॉलेज की छात्राएं थे वो भी जो है रात्रि के समय पे वहाँ पे गए थे। उसमें जो है 5 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 छात्रों को जो है वो अस्पताल लाया गया। उसमें 4 छात्र थे और 1 छात्रा की बाद में मौत हुई थी। उसके बाद अगर बात करी जाए तो 17 मई को दोबारा एक हादसा हुआ था। वो भी अगर बात करी जाए तो डाटकाली मंदिर के पास हुआ था।
तो ये समय समय पे इसे देखा गया जी किस तरीके के जो जी आशीष, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिक्षावृत्ति करते पाए जाने पर बल्लभपुर चौक से 3 जबकि आईएसबीटी से 1 बच्चे को सकुशल रेस्क्यू किया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को निरंतर रेस्क्यू किया जा रहा है। बच्चे भिक्षावृत्ति करते ना दिखें, इसके लिए इंसेंटिव केयर सेंटर भी बनाया जा रहा है। वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी के अधीन होमगार्ड तैनात किए गए हैं जो भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। अब मीनवाइल भी हमें बच्चों को रिकवर करना है, हम इसका वेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने जो सेंसिटिव पॉइंट्स, वल्नरेबल पॉइंट्स थे, वहां पे होमगार्ड तैनात किए थे डीपीओ के अधीन, और उनको टेम्परेरी हमने 2 गाड़ियां दे रखी जो बच्चों को रिकवर करके सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश करती हैं। यदि हमको चाइल्ड केयर सेंटर्स में लेके जाना है तो वहां लेके जाते हैं, अदरवाइज उनसे स्कूल की बात की जा रही है। इसी प्रक्रिया में एक गैप था कि वो सीधा स्कूल नहीं जाते, उनको पहले थोड़ा सेंसिटाइज करना पड़ता है, ब्रेन ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है उनको समझाना पड़ता है कि आपकी जगह कहाँ पे है, आपकी जगह शिक्षा में है, ये भिक्षावृत्ति में नहीं। तो उसी के लिए इंटेंसिव केयर सेंटर जो हम साधुराम में बना रहे हैं उसका पर्पस ही वही। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे क्योंकि कुछ वित्तीय नियम होते हैं, टेंडर प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन त्वरित गति से पैसा भी प्रदत्त किया जा चुका है और जो भी ऑर्डर्स देने थे, जेम में देने थे, प्रोक्योरमेंट के देने थे, वो सारे दिए जा चुके हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि जब तक हमारा वो साधुराम कॉलेज बन के तैयार नहीं होता, जिसका काम ऑल्दो शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, तब तक भी बच्चे हमें भिक्षावृत्ति में लिप्त ना दिखें। तो उसके लिए जो ये हमारा टेम्परेरी मैकेनिज्म अभी बनाया गया है होम गार्ड्स का, और गाड़ियां जो हमने उपलब्ध करवाई हैं अभी, उसको एम्प्लॉय किया जाए। वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला लिया है। इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खुलेगा। रजिस्ट्रार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूमि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बहुत सारे केसेस में वो सिविल नेचर की डिस्प्यूट हो जाती है जो कोर्ट्स में रिलीफ के लिए जाना ही पड़ता है। तो इन्हीं सब डिस्प्यूट्स को और एनक्रोचमेंट्स को न्यून करने के लिए हमारे सजेशन है कि पहले तो जब भी आप अपनी जमीन की ऑक्यूपेशन लें, अपने स्ट्रक्चर की ऑक्यूपेशन लें, बनाना शुरू करें, तो हमेशा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या उसकी डिमार्केशन होती है वो पहले उसकी सत्यता प्रमाणित जरूर होनी चाहिए। अल्मोड़ा के एचएन बहुगुणा खेल स्टेडियम में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा जनपद स्तरीय सब जूनियर वर्ग बालक बालिका प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जनपद के 10 ब्लॉक की टीमों ने हिस्सा लिया। जिला स्तरीय सब जूनियर वर्ग की बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विकास खंडों से आई टीम प्रतिभाग कर रही हैं। आज जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी 15 नवंबर को हल्द्वानी में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जिला अल्मोड़ा ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में ताइक्वांडो का डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जगह से टीमें आई हैं। लगभग 9 से 10 टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं और 80 से 100 प्लेयर भी प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके बाद ये जो बच्चे हैं, इसमें सेलेक्टेड जो प्लेयर हैं ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, जो कि हल्द्वानी में होनी सुनिश्चित है। आयोजकों की माने तो सरकार के प्रयासों से ताइक्वांडो खेल को भी बढ़ावा मिल रहा है और बच्चे इस खेल में भी बेहतर भविष्य बना रहे हैं। जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता जिला स्तरीय हो रही है। इसमें जो बच्चे निकलते हैं वो स्टेट लेवल पे जाएंगे और बहुत अच्छा भविष्य है। सरकार भी काफ़ी मदद करती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। अभी हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडलिस्ट हैं और उनको बहुत अच्छा जॉब मिला है। अभी हाल में ही हमारे खेल विभाग में एक लड़की जॉब में गई है, एक फॉरेस्ट विभाग में गए हैं, कई बच्चे हमारे सीआरपीएफ और उसमें गए हैं। तो ताइक्वांडो से बहुत अच्छा भविष्य है बच्चों के लिए और आगे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा करेंगे और कई बच्चे आगे जाने लायक हो रहे हैं इसमें।
वहीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए बच्चे बेहद खुश नजर आए। इससे पहले प्रतियोगिताओं में जीते हुए बच्चे खेल को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। मैंने ताइक्वांडो खेल में भाग लिया था और मैं उसमें गोल्ड मेडल लाई हूँ। देहरादून के सरकारी अस्पतालों में शीतकाल को देखते हुए ओपीडी का समय बदल गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि कोरोनेशन, गांधी शताब्दी, रायपुर, प्रेमनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, सहसपुर और विकासनगर समेत जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था लागू की गई है। अब ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। शासनादेश चल रहा है कि नवंबर से लेकर फरवरी तक जो 4 महीने हमारे शीतकालीन रहते हैं, तो सभी अस्पताल पूरे स्टेट में 9 बजे से 3 बजे तक चलते हैं और ग्रीष्म ऋतु में जो बाकी के 8 महीने हैं प्रातः 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, क्योंकि अब नवंबर शुरू हो गया, तो इसलिए ये सभी अस्पताल 9 से 3 बजे तक खोलने के लिए मेरे द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड की खुशहाली और संस्कृति को बचाने के लिए चल रही गोलजू संदेश यात्रा आज बद्रीनाथ धाम व भारत के प्रथम गांव माणा पहुंची, जहां श्रद्धालु और स्थानीय ग्रामीणों ने गोलजू देवता के दर्शन कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। बीते 4 नवंबर को चंपावत जिले से निकली संदेश यात्रा टनकपुर, रुद्रपुर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी होते हुए चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां बद्रीनाथ मंदिर परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गोलजू देवता के दर्शन कर मन्नत मांगी। इसके बाद संदेश यात्रा भारत के प्रथम गांव माणा पहुंची, जहां भोटिया जनजाति के ग्रामीणों ने संदेश यात्रा का भव्य स्वागत किया। माणा गांव के बाद यात्रा घाटनंदा नगर विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित रामणी गांव पहुंची, जहां आज यात्रा का रात्रि प्रवास होगा। अपनी धरोहर न्यास के अध्यक्ष विजय भट्ट ने कहा कि यात्रा का समापन 24 नवंबर को लोहाघाट चंपावत में होगा। इस यात्रा में सीमांत क्षेत्र के जो भी गांव हैं, हमारी कोशिश है कि टच करना, और उत्तराखंड की जो संस्कृति है, चाहे कुमाऊं की हो, गढ़वाल की हो, जिसको राजनीतिक रूप से इसका विभाजन किया गया है, लेकिन हमारी जो ये महान संस्कृति है वो सब जोड़ने का काम करती है। तो इस समय में इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस संस्कृति के माध्यम से हमें एक दूसरे को जोड़ना है और राज्य के खुशहाली की कामना करनी है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सभी प्रवेश परीक्षाओं में अगले साल से डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशें होंगी लागू। प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के लिए फैसला। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तेज हुआ प्रचार। मुख्यमंत्री ने भाजपा अनुसूचित सम्मेलन में की शिरकत। आशा नौटियाल के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा लोक पर्व इगास बग्वाल। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक किया जा रहा कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्तरकाशी में यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। सांस्कृतिक विकास समारोह के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए देने समेत कई घोषणाएं। और देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लिया घटनास्थल का जायजा। हादसे में गई थी 6 की जान, 1 घायल। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें। नमस्कार।